हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कवर करने वाले हैं और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का मैं आपको पैटर्न दिखा दूं कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, गांधी जी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी सवाल को घुमा दिया, फिर अगले साल इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा। देखिए क्वेश्चन है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक विचार क्या होते हैं गांधी जी के, ये पूछा गया था। फिर अगली बार जो है पूछा कि इनके जो है शैक्षिक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा को उद्देश्य, उनकी व्याख्या कीजिए। फिर सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिया था करके कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए तथा निम्न बिंदुओं के आधार पर इनकी चर्चा कीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य ये हमें बताना है और शिक्षण विधियां क्या है ये बताना है। तो इस प्रकार से सबका आंसर एक ही होगा, बस समझने वाली बात है कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि गांधी जी शैक्षिक विचार ने शिक्षा के ऊपर क्या विचार थे उनके, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे ना तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए गांधी जी सदैव इस बात पर बल देते रहे कि भारत के प्रत्येक नागरिक शिक्षित बन जाए। गांधी जी का शैक्षिक विचार मतलब गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनकी विचार होते थे, क्या उनकी भावनाएं होती थी शिक्षा के बारे में, उन्होंने बताया है। तो गांधी जी हमेशा ये सोचते थे कि जो है भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित बने, यही उनका उद्देश्य था। और उन्होंने कहा था, क्या कहा था, आइए देखते हैं क्या कहा था उन्होंने कहा था भैया, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना शिक्षा का प्रारंभ है। बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, आप देख लीजिए। कह रहा कि भैया यहाँ पे कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ है। यानी अगर आप साक्षर होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा का अंत हो गया, अभी बहुत पढ़ना बाकी है भाई, बहुत कुछ अभी बाकी है सीखना। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का प्रारंभ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जो साक्षर हो गए हैं। इसका मतलब है कि साक्षरता ना तो आपको शिक्षा का अंत मानती है और ना तो प्रारंभ मानती है। आगे देखिए, यह केवल एक साधन है। साक्षरता क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार मान लेते हैं। ठीक है, एक कार मान लेते हैं और आपको कहीं जाना है। ठीक है, मान लीजिए कार से आपको कहीं जाना है, तो जब आप इस कार से जाएंगे, है ना, जब आप इस कार से जाएंगे तो कार क्या है, एक माध्यम है दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। ठीक है, जिस प्रकार से इस कार से आप जा रहे हैं किसी दूसरे स्थान पर, तो कार क्या है, एक माध्यम है जिसके आधार पर, जिसके साथ जो है आप दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। वैसे ही दोस्तों साक्षरता एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम, तो ये पुरुष और स्त्री को शिक्षित बनाने का एक माध्यम है। यही इसमें कहना चाह रहे हैं, शिक्षा जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे पुरुष और स्त्री आज शिक्षित बन सकते हैं और जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीख कर कुछ नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। अब गांधी जी के विचार से गांधी जी का क्या मानना था कि शिक्षा की उन्होंने कैसे अर्थ को परिभाषित किया, ये समझते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है, गांधी जी के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है। बहुत ही कमाल की परिभाषा कही गई है महात्मा गांधी के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर में, चाहे बालक हो, ठीक है, चाहे बालक हो या कोई मनुष्य हो, ठीक है, या कोई मनुष्य हो, उसके शरीर में और मस्तिष्क में, ठीक है, दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वोत्तम मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भैया आप अंदर से भी, जैसे आत्मा कह रहा है
कि पढ़ ले, है ना, मन कह रहा है ना पढ़े। तो दोनों में ये जो अंतर है, इस अंतर को खत्म करना है और पढ़ना है। जो भी अंदर सर्वोत्तम गुण है, यानी जो भी आपकी क्वालिटीज है, उनको पूरा करना है। और इस आधार पे जो है आपको पढ़ना है कि हमें कुछ करना है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी पूरा विकास होना चाहिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका शरीर और आपकी आत्मा सब कुछ तृप्त हो जाती है। सबका विकास होता है, शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, आत्मा खुश होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए पढ़ लिख कर के एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए पढ़ लिख के एक व्यक्ति मान लीजिए है नौकरी पा जाता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के जो उसके जो व्यवहार है, उसके आचरण है, जो बोलचाल है, उस सब कुछ बदल जाएगा और ये इंसान एक स्मार्ट इंसान बन जाएगा, ठीक है, एक स्मार्ट इंसान बन जाएगा। और उसके जो सर्वोत्तम विकास होगा ना, सब कुछ बदल जाएगा भाई। आप किसी सरकारी नौकरी वाले को देख लीजिए या जो बेरोजगार है उसको देख लीजिए, दोनों में बड़ा अंतर मिल जाएगा। यानी उस व्यक्ति का शरीर, मन और मस्तिष्क और मतलब सब कुछ सर्वांगीण विकास हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। आगे इसमें इन्होंने कहा है कि गांधी जी के द्वारा बालक के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, उनका मत था। गांधी जी ने कहा था कि भैया जो बालक है ना, उसका व्यक्तित्व और उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और उनका मत, उनका विचार था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शक्तियों के व्यक्त और प्रोत्साहित करता है। मतलब यह है कि अच्छी शिक्षा मतलब क्या? अच्छी शिक्षा जो आपको आध्यात्मिक की ओर लेकर जाए। आध्यात्मिक मतलब कि किसी चीज को सीखे तो आप उसे अच्छे से सीखे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी शक्तियां काम करती हैं, ये समझना है। आध्यात्मिक को समझना है। मानसिक, शारीरिक दोनों विकास होना चाहिए। यानी आप पढ़ लिख लिए हैं लेकिन जो है शरीर आपका ठीक नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लिए हैं लेकिन आपका मन सही नहीं है, तो कहने का मतलब ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके आधार पे जो है आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य जो है आप दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे कि आप एक डायग्राम बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बारे में आप लिखेंगे ये शिक्षा का तत्कालीन उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या होना चाहिए और शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है एक एक करके आप इसकी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है ये शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य में, यहाँ पे इतने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इनको एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए शिक्षा का जो तात्कालिक उद्देश्य है, इसका जीविकोपार्जन का उद्देश्य है, पहला पॉइंट। अब देखिए इसमें गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीविकोपार्जन का योग्य बनना चाहिए जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और समाज पर भार न बने। सिंपल सी बात ये, अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं तो आप इतना समझ जाइए कि जीविकोपार्जन का मतलब आप पढ़ लिख इसलिए है कि भैया भविष्य में नौकरी करनी है, भविष्य में कुछ काम करना है, कुछ जॉब पानी है, तो आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने परिवार के ऊपर बोझ पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यानी समाज के ऊपर बोझ पड़ रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है जिसके आधार पे आपको भविष्य में कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए, कुछ ना कुछ, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, जिससे आप जो है अपने जीविकोपार्जन आप अच्छे से कर सके, ठीक है। इसके बाद तो दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे व्यक्ति का मानसिक विकास। भाई सिंपल सी बात है, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक विकास करना, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना होता है। गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति विकास शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है। इन्हें व्यक्ति विकास तभी कर सकता है जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास, तो उसमें देखेंगे शिक्षा के आधार पे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। वही मैंने आपको बताया कि एक सरकारी नौकरी वालों को देख लीजिए, एक प्राइवेट नौकरी वालों को देख लीजिए, और जो एक बेरोजगार है उसको देख लीजिए, बड़ा अंतर दिख जाएगा आपको। उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास में दोनों में अंतर दिख जाएगा आपको, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे चरित्र का निर्माण। तो चरित्र का निर्माण की मतलब यहाँ पे गांधी जी ने कहा है
कि चरित्र निर्माण का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। चरित्र के अंतर्गत सत्य, निस्वार्थ, सहयोग, अच्छी सोच आदि के गुण होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपका चरित्र निर्माण होता है, आप अच्छे संगति में रहते हैं, आप अच्छे व्यवहार आपका होता है। तो वही बात उसमें कहा गया। इन्होंने कहा है कि निस्वार्थ सहयोग। निस्वार्थ सहयोग का मतलब ये है कि भैया आप बिना स्वार्थ के सहयोग कर रहे हैं किसी दूसरे का। गांधी जी ने जब देश के लिए देश को आजाद कराने में अपनी समझ लो कि पूरी जीवन लगा दी, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने निस्वार्थ, अपना कोई मतलब नहीं था, निस्वार्थ जो है भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। तो अब सवाल ये है कि वो निस्वार्थ था। दूसरी बात, अच्छी सोच। अच्छी सोच आपकी अच्छी होगी, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपकी अच्छी सोच होगी, आप कुछ नया करने को सोचेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट लिखेंगे सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का मतलब ये है गांधी संस्कृति को जीवन का आधार माना है जिसका विकास शिक्षा के आधार पर संभव होता है। गांधी जी ने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो बनी रहती है अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, चीजों को समझते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में समझते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति की पहचान क्या है, हमारी संस्कृति को बचाना है या नहीं बचाना है। तो ये सब जो है हमें शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शिक्षण विधियां के बारे में। गांधी जी ने लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो 10 नंबर अगर आपको पाना है भैया, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, तो शिक्षण विधियों में देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया, एक डायग्राम बना लिया है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पे। इसके माध्यम से आप अच्छे से प्रजन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको 10 में 10 पूरा नंबर लेकर आना है तो आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन आदि का प्रयोग जरूर करना है। इससे आपको नंबर बेहतरीन तरीके से मिलता है और टीचर को लगता है कि आपने कुछ नया किया है। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसे भी एक डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से भी अपना प्रजन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो है आप प्रजन कर सकते हैं, ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, या फिर जो है आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के डायग्राम, अगर आप बनाना चाहते हैं तो कई सारे तरीके हैं डायग्राम बनाने का। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा व्याख्या करते हैं और इसको समझते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो देखिए शिक्षण विधियां उस टाइम पे कैसी होती थी, या फिर जो है गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए उन्होंने बताया है। तो पहली शिक्षण विधि देखिए, मौखिक विधि। मौखिक विधि का मतलब ये है कि जब एक एग्जामिनर बच्चों से कुछ पूछता है, जैसे वाइवा होता है ना, वाइवा तो मौखिक होता है, यानी आपसे कुछ सवाल पूछा गया, आपने उसका सवाल का जवाब ऐसे ही बोल कर दिया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा और अशिक्षा में क्या अंतर है, तो अगर आप बताएंगे शिक्षा में क्या अंतर है ऐसे ही बोलकर, तो ये मौखिक हो जाता है। मौखिक का मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक एग्जामिनर ये बच्चों से सवाल करता है तो बच्चे उसका उसी में आंसर दे देते हैं बोलकर ही, उसे मौखिक कहा जाता है। दूसरा होता है लिखित। लिखित का मतलब ये कि जब आप परीक्षा देंगे तो लिखित परीक्षा देंगे। अब जैसे लिखित परीक्षा देंगे तो लिखित विधि हो जाएगा, यानी शिक्षण विधियां मौखिक भी होना चाहिए और लिखित भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब क्या? क्रिया विधि का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिया करके, है ना, प्रैक्टिकल करके कोई चीज सीख सकते हैं। ज्यादातर हम सीख सकते हैं प्रैक्टिकल करके, बहुत सारी चीजें होती हैं हम प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं, नहीं तो हम किताबी भाषा कितना रटे रहें याद नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, तो हमें वो चीज आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखित मौखिक विधि हो गया पहला पॉइंट, दूसरा लिखित विधि हो गया, तीसरा प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं। तो 3 विधि आप अपने स्कूल में करते होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 पॉइंट नीचे हैं उनको भी देख लेते हैं। सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि का मतलब ये है कि जैसे संगति होता है ना, संगति का असर पड़ता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि जौनपुर जिला में एक गांव है माधवपट्टी गांव। इस गांव में 75 घर हैं लगभग, और उस 75 घर में 47 घरों में IAS PCS हैं।
ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं और उस गांव को अफसरों की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि वहां से अफसर ही निकलते हैं। अब ये क्या है, ये संगति का असर है, ये सहसंबंध विधि है। यानी अगर आप किसी अच्छे लोग के साथ में रहते हैं तो आपकी भी संगति वैसी हो जाती है जैसे वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अगर आप गलत लोग के साथ में रहते हैं तो आपकी संगति वैसी हो जाती है जैसे गलत लोग रहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सहसंबंध विधि में भी लोग के साथ, अच्छे लोग के साथ में रहेंगे तो आपकी अच्छी संगति होगी, अच्छा सीखेंगे कुछ। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। संगीत विधि, देखिए गांधी जी भी मानते थे कि संगीत विधि से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं तो गा के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो गा के पढ़ाते हैं और उनकी अगर सुरीली आवाज़ है, बढ़िया आवाज़ है तो माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन और लगेगा उनका। ठीक है, तो संगीत विधि भी यहाँ पे यूज किया है। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का मतलब होता है किसी को देखकर उसके जैसा करने की सोचना। भाई कोई अच्छा इंसान है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अच्छा इंसान है, कोई आईएएस बन गया है तो आईएएस कैसे बना है, मुझे भी आईएएस उसी की तरह बनना है, तो जो आप सोच रहे हैं अनुकरण मतलब फॉलो करके उसे, तो उसी को सोचकर आप भी मेहनत करिए, आप भी कभी आईएएस बन सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बात कही है अनुकरण विधि, मतलब किसी चीज को देखकर उसको अपने जैसे करना, अपना अपना भी बनाना, उससे अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से आप लिख सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा और आप अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो अच्छे से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा आएगा और उस क्वेश्चन का नाम है यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा भी इसी प्रकार से देखिए हम लोग समझने वाले हैं और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।